हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IAS फर्स्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 मई 2026 के करंट अफेयर एनालिसिस की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेंथ एक्सपांडेड वाया प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, यानी राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की अभूतपूर्व संख्या से निपटने के लिए न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को बढ़ाकर 37, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित है, करने के लिए एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है। अब दोस्तों, इस आर्टिकल में विस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण भी दिया गया है, एनालिसिस भी किया गया है और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बताया गया है। तो उसके बारे में भी हम लोग पूरी तरह से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला है प्रॉब्लम ऑफ पेंडेंसी, यानी लंबित मामलों की संख्या। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में लगभग 93,000 से अधिक लंबित मामलों से जूझ रहा है। इस बैकलॉग का मुख्य कारण कोविड के बाद ई फाइलिंग में आई तेजी, जटिल संवैधानिक पीठ के मामलों में वृद्धि और जनहित याचिकाएं तथा वाणिज्यिक विवाद है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी है, संवैधानिक प्रावधान। तो दोस्तों, आर्टिकल 123 के तहत यदि संसद के सत्र में न होने के समय तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसमें आपको यूपीएससी से रिलेटेड 2 पॉइंट आपको मिल गया। एक मेंस में कि जब अगर न्यायपालिका से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप ये पॉइंट डाल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में लगभग 93,000 मामले पेंडिंग है। इसके अलावा दोस्तों, पूरे देश के सभी न्यायालयों को मिलाएंगे तो लगभग 6 लाख मामले लंबित है, ये याद रखना। और दूसरा पॉइंट ये हो गया आर्टिकल 123 यानी अध्यादेश। अब आगे बात करेंगे जुडिशियल प्रेसिडेंट ऑन ऑर्डिनेंसेस, यानी अध्यादेशों पर न्यायिक निर्णय क्या क्या हुए। तो पहला है आरसी कूपर बनाम भारत संघ 1970। तो दोस्तों, इस मामले में स्थापित किया गया कि यदि राष्ट्रपति की संतुष्टि में सद्भावना की कमी है तो अध्यादेश जारी करने के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसके अलावा फिर दूसरा केस है डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य, जो कि 1987 का केस था। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें फैसला सुनाया था कि विधायिका में पारित किए बिना अध्यादेशों को बार बार जारी करना लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया का उल्लंघन है और सत्ता का दुरुपयोग भी है। तो इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि बस एक ही अध्यादेश को बार बार लाते रहो। अगर उसकी मूल भावना सेम ही रही तो ये अध्यादेश वापस से पारित नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर वे फॉरवर्ड की बात करेंगे, न्यायिक सुधारों की बात करेंगे, तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक स्वागत योग्य कदम तो है, लेकिन विशेषज्ञों का तर्क ये है कि ये एक अस्थायी समाधान है। दीर्घकालिक समाधानों के लिए आवश्यक क्या है उसके बारे में भी 3 पॉइंट बताया गया है। तो एक एक करके उसको भी देख लेते हैं। पहला है उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को तेजी से भरना होगा। दूसरा है भर्ती को मानकीकृत और बेहतर बनाने के लिए आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना करना होगा। और तीसरा ये बताया गया है कि नियमित विशेष अनुमति याचिकाओं यानी SLP को छांटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक प्रभाग यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन और राष्ट्रीय अपील न्यायालय यानी नेशनल कोर्ट ऑफ अपील में विभाजित करना होगा। तो दोस्तों, ये जो वे फॉरवर्ड है ये आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। जब जहां पे अगर क्वेश्चन आ गया कि न्यायालय में सुधार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया या लंबित मामलों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें आप ये लिख सकते हैं और ये आता है। और अभी ये न्यूज़ में आजकल बहुत चल रहा है तो इसे आप नोट कर लीजिए। अगला न्यूज़ है लीगल चैलेंजेस टू ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इन कैलकाटा हाई कोर्ट, यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय में ग्रेट निकोबार परियोजना को कानूनी चुनौती दी गई है। कॉन्टेक्स्ट क्या है पर ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, कलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के कथित उल्लंघन के कारण 72,000 करोड़ की मेगा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त कर दी है। अब विस्तार पूर्वक इसकी बात भी कर लेते हैं, क्या आर्टिकल में छपा था। तो सबसे पहला है कि मुख्य विवाद क्या है, कोर कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो दोस्तों, ये इतनी बड़ी परियोजना है, इसमें एक ट्रांसशिप पोर्ट, एक हवाई अड्डा और एक पावर प्लांट शामिल है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्थानीय पर्यावरण और वन स्वीकृतियां वहां के मूल निवासी समुदायों से कानूनी रूप से अनिवार्य सहमति लिए बिना दी गई है और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उल्लंघन क्यों है ये भी बताया गया। तो पहला कि याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक भी वन अधिकार दावे का ठीक से निपटारा नहीं किया गया, जिससे भूमि का डायवर्जन कानूनी रूप से कमजोर हो जाता है। दूसरा है अनुमंडल स्तरीय समिति की गड़बड़ी। FRA नियमों के तहत SDLC में कम से कम 2 अनुसूचित जनजाति के सदस्य शामिल होने चाहिए, जिनमें एक महिला हो। याचिका में आरोप लगाया गया है कि समिति में केवल एक निकोबारी सदस्य था, जो निर्धारित वैधानिक मानदंडों का उल्लंघन है। उसके बाद अगर शोम्पेन जनजाति को खतरे की बात करेंगे तो शोम्पेन एक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG। दोस्तों, PVTG से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये प्री में भी आते हैं और जब आते हैं तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसीलिए PVTG के बारे में आप स्पेशली पढ़ लीजिए
75 पीवीटीसी हैं, कितने हैं, 75 से ज़्यादा हैं, कम है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और किस राज्य में सबसे ज़्यादा है ये भी देख लो, और पीवीटीजी के मानदंड क्या है ये भी देख लो। मतलब पीवीटीजी स्पेशली आप पढ़ लो, क्योंकि पीवीटीजी अगर अब आ गया है ग्रेट निकोबार से रिलेटेड तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही मामलों को ग्रैब करती है। तो दोस्तों ये जो शोम्पेन जनजाति है ये पीवीटीजी में शामिल है और ये शिकारी संग्रह करता है और ये पूरी तरह से वनों के पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर है, यानी वनों पर निर्भर है। उनकी वास्तविक ग्राम सभा की सहमति के बिना उनके आवासों में विकास को थोपना यह 5वीं अनुसूची और एफआरए के तहत उनके संवैधानिक सुरक्षा उपायों से सीधे तौर पर समझौता करता है। और अगर निष्कर्ष की बात करेंगे जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों हिंद महासागर में भू राजनीतिक हितों यानी सैन्य और व्यापारिक उपस्थिति की बात करेंगे, उन दोनों को बनाए रखने के साथ साथ पर्यावरण स्थिरता और जनजातीय अधिकारों के बीच संतुलन बनाना भारत की सबसे कठिन आंतरिक शासन चुनौतियों में से एक होने वाला है। तो ये जो निष्कर्ष है ये आप मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। अगला न्यूज है, इंडिया नीड टू स्नैप आउट ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडी स्पाइरल, यानी भारत को कृषि सब्सिडी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने की जरूरत है। और एक चीज बता दूं दोस्तों, एडिटोरियल में, ये इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल आया था और इसमें सीधे सीधे बताया गया था कि जो वैश्विक कमोडिटी है उनकी बढ़ती कीमतों के बीच भारत की व्यापक कृषि इनपुट सब्सिडी द्वारा उत्पन्न भारी राजकोषीय तनाव का विश्लेषण इसमें किया गया है। और अब विस्तृत रूप से इसका चर्चा भी कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट जो है वो इस एडिटोरियल में आए हैं। तो सबसे पहला है डिस्पैरिटी के बारे में बताया गया है, यानी लागत में असमानता। तो दोस्तों एडिटोरियल में बताया गया है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भारतीय खेती की लागत की तुलना की गई इसमें, और सरकारी सब्सिडी के कारण एक भारतीय किसान को यूरिया की एक बोरी के लिए लगभग 267 रुपया बोल सकते हैं, 266.5 रुपीज, और डीजल के लिए लगभग 91 रुपीज पर लीटर देना पड़ता है। वहीं पाकिस्तान में विनिमय दरों के समायोजन के बाद किसानों को यूरिया के लिए 5.8 गुना अधिक और डीजल के लिए 1.5 गुना अधिक भुगतान करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पाकिस्तान में किसानों को ज्यादा भुगतान करना पड़ता है, और अगर ऐसे देखेंगे तो भारतीय किसानों को लाभ हो रहा है पाकिस्तान किसानों के हिसाब से। लेकिन अगर यही भारतीय और अमेरिकी किसानों की तुलना करेंगे तो अमेरिकियों को काफी फायदा मिलता है, भारतीय किसान ऐसा लगता है कि महंगे हो जाते हैं। तो अगर दो देशों की तुलना करेंगे तो कहीं कम कहीं ज्यादा होने ही वाला है। इसीलिए ये जो डिस्पैरिटी है, लागत में असमानता है, इसे कम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरा है दोस्तों फिस्कल क्राइसिस, यानी राजकोषीय संकट। तो पश्चिम एशिया संकट के बाद वैश्विक यूरिया की कीमतें दोगुनी हो गई है, कच्चा तेल 40% बढ़ गया है। हालांकि भारत सरकार की नीति ने घरेलू खाद्य सुरक्षा की रक्षा की है और खुदरा कीमतों को स्थिर रखा है, लेकिन इसने सरकार के उर्वरक और ईंधन सब्सिडी बिल में भारी वृद्धि कर दी है। अब अगर आलोचना की बात करेंगे, ये जो सब्सिडी चक्रव्यूह है उसकी आलोचना की बात करेंगे तो वो भी देख लेते हैं। पहला है फिस्कल इनडिसिप्लिन, यानी राजकोषीय अनुशासनहीनता। तो दोस्तों अत्यधिक सब्सिडी उन फंडों को समाप्त कर देती है जिनका उपयोग दीर्घकालिक कृषि बुनियादी ढांचे जैसे कोल्ड स्टोरेज, सिंचाई व्यवस्था, अनुसंधान और विकास, इन जैसे पे जब अगर हमें निवेश करना होगा इन सब के निर्माण के लिए किया जा सकता था, लेकिन ये फंड सब्सिडी में समाप्त हो जाती है। इससे क्या होता है? इससे ये जो आर्थिक विकास में सबसे ज्यादा योगदान देने वाली चीजें हैं जैसे जो अभी मैंने बताया है उन पर निवेश नहीं हो पाता है। दूसरा है इकोलॉजिकल डैमेज, यानी पारिस्थितिकी नुकसान। तो दोस्तों अत्यधिक सब्सिडी वाले यूरिया के कारण एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो अनुपात होता है उसके उपयोग का अनुपात बिगड़ गया है, जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होता है, भूजल स्तर गिरता है। विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आगे की राह यानी वे फॉरवर्ड की बात करेंगे तो दोस्तों इनपुट सब्सिडी से धीरे धीरे सीधे आय समर्थन जैसे पीएम किसान की ओर बढ़ना और सूक्ष्म सिंचाई व प्राकृतिक खेती जैसे टिकाऊ पद्धतियों को बढ़ावा देना होगा। तो पीएम किसान जो है ये क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगला न्यूज है, इंडियाज एनर्जी स्टोरेज क्राइसिस थ्रेटन्स रिन्यूएबल टारगेट्स, यानी भारत का ऊर्जा भंडारण संकट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के लिए खतरा बना हुआ है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो जैसे जैसे भारत सौर और पवन ऊर्जा क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है, बिजली उत्पादन और ग्रिड की मांग के बीच अंतर ने ऊर्जा भंडारण समाधानों की भारी कमी को उजागर कर दिया है। तो दोस्तों इस न्यूज आर्टिकल में जो महत्वपूर्ण बातें की गई हैं अब हम उस पर नजर रखते हैं। तो सबसे पहला है इंटरमिटेंसी प्रॉब्लम, यानी अंतरायिकता की समस्या। तो दोस्तों सौर और पवन ऊर्जा स्वभाव से अंतरायिक यानी रुक रुक कर मिलने वाली है। बिजली केवल तभी उत्पन्न होती है जब सूरज चमकता है या हवा चलती है, जबकि विद्युत ग्रिड को स्थिरता बनाए रखने के लिए निरंतर और स्थिर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। और अगर भंडारण के दो मुख्य स्तंभ की बात करेंगे तो दोस्तों पहला है बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी BESS। इस पे भी न्यूज आ चुका है। अभी अगर आप देखेंगे पिछले 1-2 हफ्ते के बीच में इस पे भी मैंने न्यूज बताया था, अगर आप चाहे तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों पहला है BESS,
तो दोस्तों यह कम अवधि के भंडारण और तत्काल ग्रिड संतुलन के लिए आदर्श है। और दूसरा है पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोडक्ट यानी पीएसपी। यह 24 घंटे हरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण के लिए अधिक उपयुक्त है। अब अगर आगे बात करेंगे तो इसमें भू राजनीतिक और आपूर्ति श्रृंखला जोखिम की भी बात की गई है। तो भारत वर्तमान में अपने लिथियम आयन सेल का 75 से 80% आयात करता है, जो BESS के लिए या उसकी लागत को बढ़ाने जैसा काम करता है और इससे देश के अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने आगाह किया है कि अगर वैश्विक बैटरी निर्माण पर एक प्रमुख एशियाई देश यानी चीन का एकाधिकार है तो यह भारत देश के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है और इससे आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, व्यापार युद्ध और कीमतों में उतार चढ़ाव का खतरा बढ़ जाता है। रणनीतिक आवश्यकता की बात करेंगे, स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव की बात करेंगे तो ऊर्जा सुरक्षा से समझौता किए बिना अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत को घरेलू आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु उन्नत रसायन विज्ञान सेल यानी ACC बैटरी भंडारण के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI योजना को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इस आर्टिकल में आपको हर एक चीज बताया गया है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या समस्या है। तो आप इस सब को नोट कर लीजिए क्योंकि यही सब जो है ये मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर कुछ और पॉइंट की बात करेंगे जो प्रीलिम फोकस हो सकते हैं तो इसके पहले आपको बताया था मैंने किम्बरली प्रक्रिया की। तो मुंबई में इसकी बैठक हुई है और किम्बरली प्रोसेस क्या है ये मैंने ऑलरेडी पिछले दिनों के न्यूज़ में बता चुका हूँ, तो आप उसको भी जाके गो थ्रू कर लीजिए। और दूसरा है कि अनेमंगलम चोल ताम्रपत्र। तो दोस्तों चोल काल के भूमि अनुदान और समुद्री संबंधों से जुड़े ये जो ऐतिहासिक दस्तावेज थे जो आधिकारिक तौर पर अब भारत लौट आए और ये GS पेपर 1 यानी आर्ट एंड कल्चर के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखना ये चोल ताम्रपत्र किससे रिलेटेड, क्योंकि प्री में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और न्यूज में थे तो भाई ऑब्वियस है कि ये इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों आज का न्यूज़ यहीं समाप्त होता है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।